झारखंड विधानसभा का बजट सत्र पूरे शबाब पर है। एक सप्ताह गुजर चुके हैं। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, मुख्यमंत्री का जवाब आया, लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर विधायकों ने अपने क्षेत्र से जुड़े, राज्य से जुड़े कई सवाल उठाए। कोई तल्ख दिखे, किन्होंने तंज कसा, मंत्री अपनी तरह से जवाब देते दिखे, कभी एक मंत्री दूसरे मंत्री की मदद करते हुए भी दिखे। तो इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ मदन, जो कि इस विधानसभा सत्र को कवर कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर पत्रकार दीर्घा में भी होते हैं और वहां पर जो है वो बातचीत करते हैं, और इसके साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर उदय भी हमारे साथ हैं। तो हम चर्चा करेंगे। मदन, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो विधानसभा का सत्र रहा और जो पहला सप्ताह गुजरा जिसमें 4 कार्य दिवस थे, क्या कुछ आपने देखा? पिछले विधानसभा सत्र जो पहले चलते थे उनसे कितना अलग है या कुछ कुछ वैसा ही है? देखिए, सबसे पहले तो ये रहा कि इस बार के सत्र में सदन की कार्यवाही जो है वो सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आया। अगर पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखें, विधानसभा के सत्र को देखें, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा का प्रश्नकाल होता है वो लगभग बाधित रहता था। 1 से 2 प्रश्न आते आते वेल में लोग उतरते थे, हंगामे होते थे और सदन की कार्यवाही जो है फर्स्ट हाफ का स्थगित होता था और प्रश्नकाल जो है वैसे के वैसे धरे रह जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इस बार रही, 4 दिन पहले दिन तो राज्यपाल के अभिभाषण में ही गया, लेकिन उसके बाद जो 3 दिन का जो कार्य दिवस रहा वो काफ़ी सुनियोजित तरीके से और एक अच्छे माहौल में चला। हालांकि कुछ विषयों को लेकर के लगातार सदन के भीतर जो है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और विपक्ष के लोग हैं, टकराहट की स्थिति जरूर देखने को मिली। इधर से भी वाद विवाद हुआ, उधर से भी वाद विवाद हुआ, कई सवाल के माध्यम से भी टकराहट की स्थिति दिखी। लेकिन प्रश्नकाल चले, जो राज्य के जनता से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो लोगों के हित के लिए फैसले हैं, वो वहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से अच्छा माहौल में इस 4 दिन का जो कार्य दिवस रहा वो चला है। उदय, आप ये देख रहे हैं कि जैसा कि मदन ने बताया कि जो जन मुद्दे हैं उनको उठाया जा रहा है विधानसभा में, लेकिन आपकी पैनी निगाह भी है। अब तक अगर हम देखें कि ये जो विधानसभा का सत्र जो 4 दिनों को हुआ है, उसमें आपको किन किन व्यक्तियों, किन किन विधायकों की बात कर लें या मंत्रियों की बात कर लें जो बहुत आपको एक्टिव दिखे और बहुत तत्परता के साथ विषयों को उठाते हुए दिखे? जयराम जो है वो पहली बार सदन पहुंचे हैं, उन्होंने कई सवाल उठाए और जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उत्कृष्ट विद्यालयों की चर्चा हो रही थी और मंत्री रामदास सोरेन से उन्होंने कहा कि डुमरी में जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं उसकी लिस्ट मुझे दीजिए, मैं खुद उसको वेरीफाई करना चाहता हूं। तो ये सब चीज़ें देखकर क्या कुछ लगता है किस तरह से विधानसभा का सत्र आगे जाएगा, क्योंकि अब 3 तारीख को बजट भी आने वाला है? बिल्कुल, देखिए इस बार राज्यपाल का अभिभाषण और उसी दरमियान देखिए हजारीबाग की घटना हुई थी, वहाँ मंत्री इरफान अंसारी ने एक बयान दिया था। देखिए उन तमाम मुद्दों पर सदन के अंदर हंगामा हुआ लेकिन सदन बाधित नहीं हुआ। ये इस बार एक बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। और देखिए जो दूर दराज के विधायक हैं, कई ऐसे इलाके हैं, आप देखिए मंगल कालिंदी की बात करें, आप बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो की बात करें या मांडू के विधायक निर्मल महतो की बात करें, ये तमाम लोग अपने अपने सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, उन पर बहस हो रही है। देखिए जब स्वास्थ्य के मसलों पर जब चर्चा शुरू हुई, जब प्रश्नकाल आया, तो तमाम विधायक चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को उठाया और इरफान अंसारी ने जवाब भी दिया। बीच बीच में सुदीप सोनू भी कहीं कहीं बातों को संभालते नजर आए, या इरफान अंसारी जब जब फंसते थे, सत्येंद्र तिवारी जैसे वरिष्ठ विधायक देखिए पहले भी वो जाने जाते रहे, पासिंग का उन्होंने मुद्दा उठाया कि किस तरह से मरीजों को एम्बुलेंस में लाया जाता है। फिर उन्होंने ये भी सबूत रखा एक दिन बाद कि देखिए एम्बुलेंस की हालत कंडम है, कोई भी एम्बुलेंस इस हालत में नहीं है कि डायरेक्ट गढ़वा से किसी मरीज को रांची पहुंचाया जाए, इसलिए उसे डाल्टनगंज लाया जाता है। तो ये तमाम बातें तथ्यों के साथ रखी गई। और देखिए इसके साथ एक बात ये भी देखने को मिली, जब राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी बातें रख रहे थे तो उन्होंने विपक्ष को लेकर काफी आपत्तिजनक बातें भी कह दी, निकम्मा है, भेड़िए की खाल में है। तो इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध भी जताया गया, लेकिन हाँ उसके बाद भी सदन सुचारू रूप से चला। और एक जो
बेहतर परिपाटी देखने को मिल रही है कि जन मुद्दों पर बहस हो रही है। स्वास्थ्य का मसला है या आम लोगों से जुड़ा मसला है कि एम्बुलेंस में मरीज आते हैं, क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ देखिए एक और सीएजी की जब रिपोर्ट आई, सीएजी की रिपोर्ट को लेकर भी हंगामा हुआ। इससे पहले ऐसा होता था कि सीएजी की रिपोर्ट आती थी, किसी गड़बड़ी का पता चलता था तो सदन 2-3 दिनों तक उसी की वजह से बाधित हो जाता था। या तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विधायक भी जो हैं बिल्कुल टो पे खड़े हैं और मुद्दे उठा रहे हैं। जब मुद्दों की बात आई है मदन, और शुरुआत आपको उदय ने की पासिंग से, एक महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताएं कि हमें लगता है कि जिस तरह से पूर्ण बहुमत इस बार फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को मिला, हेमंत सोरेन जी की सरकार को मिला, उसके बाद बीजेपी में लग रहा है कि एक रणनीति बदली है कि हम सदन को बाधित न करके सरकार को सदन में सवालों के माध्यम से घेरने की एक कोशिश हमको दिख रही है कि क्योंकि न तो बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो सदन के बाहर भी हंगामे या प्रदर्शन की स्थिति जो है बनी है। भले ही एक दिन पेपर लीक मामले में प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसके बाद एक ये नहीं है कि नहीं, लगातार वेल में नारेबाजी हो रही है, हंगामे किए जा रहे हैं, सरकार पर एक प्रेशर दिया जा रहा है कि नहीं इसके वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित की जाए, स्पीकर पर एक दबाव दिया जा रहा है। वो स्थिति नहीं। तो ये आखिर क्यों? इसलिए हमको लगता है कि सदन को सुचारू रूप से चलाकर ही सवालों के माध्यम से ही सरकार को घेरे, ये कोशिश एक रणनीति जो है बीजेपी की तरफ से बनी है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उदय ने अभी पासिंग की बात कही। ये पासिंग सत्येंद्र नाथ तिवारी गढ़वा विधायक ने सदन के पटल पर ये बातें कही हैं और जो मरीजों की बात उठाई, और एक बात लगती है कि हाँ अब ये एक मुकाम पर पहुंचने जा रहा है, क्योंकि इसी चीज़ को अन्य विधायकों, और ख़ास बात उदय ये कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी जन मुद्दों पर अपने मंत्री से सवाल पूछने में पीछे नहीं हट रहे। और पासिंग भी उसमें से एक है। जो सुदिव्य सोनू जो कि मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने भी इस बात को माना कि इसमें जो है सुधार की गुंजाइश है। और बाद में डॉक्टर इरफान अंसारी जो मंत्री हैं वो भी इसी तरह की कुछ बातें करते हुए दिखे। तो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए सदन, और हमने कहा ना कि सवालों के माध्यम से सरकार को जगाने के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए और एक बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश एक रणनीति के तहत हमें लगता है कि बीजेपी ने लिया है। और इसी के माध्यम से ये एम्बुलेंस का मामला आया, सवालों के माध्यम से ही सदन में आया, और इसको लेकर के एक तरह से कहे तो चैलेंज भी हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने पहले कहा कि नहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई आदेश नहीं है कि डायरेक्ट रेफर नहीं किया जाए और एम्बुलेंस नहीं पहुंचाता। उस पर जो सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं, उन्होंने ये कहा कि हम अगर ऐसा व्यवस्था नहीं हो तो हम इस्तीफा दे देंगे विधानसभा से। तो एक दौर ये भी देखने को मिला। तो जब इस तरह की परिस्थिति बनते हैं तो ज़रूर जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए एक सरकार की तरफ से भी पहल होता है। और अंतिम रूप जो है उसका वही सामने आया कि सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री और प्लस मुख्यमंत्री जी ने भी एक आश्वासन दिया है कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा, उसमें बदलाव की संभावना है और एक बेहतर व्यवस्था हो कि राज्य में मरीज को सीधे उच्च अस्पताल और रांची तक भेजा जा सके। देखिए उदय, एक बात और, जैसा मैंने बीच में भी कहा कि जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं, और जो सबसे अच्छी बात देखने को मिल रही है कि सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने मंत्री और सरकार से सवाल पूछते हुए दिख रहे हैं जी। इसी में से एक सवाल जो कि आपको हेमलाल मुर्मू जी ने शायद उठाया था, वो आपको ये था कि जो धान की खरीदारी हो रही है तो उसमें क्विंटल में 10 केजी जो है वो सोख्ती में चली जा रही है कि उसको कम कर दिया जा रहा है। और इस सवाल को उन्होंने उठाया और अपने मंत्री से ही ये सवाल पूछा। हालांकि बाद में इसमें विपक्ष भी शामिल हुआ, उन्होंने भी इस सवाल को उठाया। तो इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने एक बात कही कि जो सरकार का वादा था कि जो धान है वो 3100-3200 रुपये जो है वो ख़रीदा जाएगा, लेकिन वो 2400 में ही ख़रीदा जा रहा है। तो किसानों से जुड़े मुद्दे उठे, और ख़ास बात ये कि अपने भी अपनी सरकार पर जन मुद्दों में जो है सवाल उठाने से पीछे नहीं हैं। इसे एक सकारात्मक पक्ष आप कह सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए सकारात्मक पक्ष प्रदीप यादव की भी बात की जाए तो वो भी कई मुद्दे उठाए उन्होंने और उन पे मंत्रियों ने जवाब भी दिया उन्हें। तो ये एक बेहतर परिपाटी दिखी है कि जन मुद्दों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जन मुद्दों पर बहस हो रही है, चर्चा हो रही है और कई ऐसे मुद्दे निकल कर आ भी रहे हैं। पासिंग का मामला हो, मैया सम्मान पे देखिए काफ़ी सार्थक चर्चा हुई और सदन में सरकार को ये स्वीकारना पड़ा कि जनवरी और फरवरी माह का पैसा हमने बैंकों को दे दिया है, जो कि 10-15 मार्च तक मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। देखिए विपक्ष वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन पर लगातार सवाल पूछ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष जवाब देने से बच रहा है। उसी तरह से सीएजी रिपोर्ट पर भी अभी तक सत्ता पक्ष जवाब देने से बचता रहा, विपक्ष ने घेरने की बहुत कोशिश की। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सदन जिस काम के लिए होता है कि मुद्दों पर चर्चा हो, मंथन हो, तो वो तमाम चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं इस बार। देखिए, जो एक और मुद्दा जो कि प्रमुखता से उठा है इस 4 कार्य दिवस में, वो है बालू। तो बालू को लेकर जो है वो तरह तरह के सवाल जो है विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं। इस मामले को सरकार किस तरह से ले रही है, मदन? देखिए, सरकार के तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने जो गरीबों के आवास के निर्माण के लिए या फिर सरकार की योजनाओं के लिए जो मुफ्त बालू की व्यवस्था की है वो सभी को मिल रहा है। हाँ, दबंगई से और कोई अगर ज़बरदस्ती करेगा तो उससे हम उन्हें बालू नहीं दे सकते हैं। तो अब ज़रूर ये है कि बालू की कीमतें जो है वो ज़्यादा है, अभी फ़िलहाल जो पहले की कीमत थी उससे कई गुना अधिक कीमत पे मिल रही है। तो अब उन घाटों की बंदोबस्ती की जो मांग है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि 444 घाट राज्य में हैं। ऐसे में गिने चुने घाटों की ही बंदोबस्ती हुई है और फिर एक व्यवस्था ये लागू किया गया है कि बालू को उठा के पहले डंप करना है एक जगह और फिर वहाँ से उसकी बिक्री होनी है। तो इस व्यवस्था में बदलाव की मांग की जा रही है। तो अब सरकार के अपने दावे हैं कि सब कुछ ठीक है, बालू कहीं महंगा नहीं है, जहाँ ज़रूरत है लोगों को वहाँ पर मुफ्त मिल रहा है, लोगों को पहुँचाया जा रहा है। आप ऑनलाइन आवेदन दें, आपको बालू मिल जाएगा। तो अब ये प्रक्रिया क्या है, इसके तहत तक पहुंचने की एक कोशिश होगी, तब जाकर के स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो विपक्ष के भी आरोप हैं उसमें कितनी सत्यता है। देखिए, जब मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ऑनलाइन की बात की, उस पर सीपी सिंह जो है वो बहुत संतुष्ट नहीं दिखे कि वो जो व्यवस्था है बहुत पारदर्शी है और उसमें खर्च की बात वो करते हैं। प्लस उन्होंने जो है मंत्री महोदय से 2 हाईवा बालू की खुद के लिए जो है मांग की और कहा कि मैं पैसे दूंगा, रसीद मुझे चाहिए होगा। तो इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं और जब इसके साथ ही अगर आप इस सत्र में देखें तो भ्रष्टाचार पर जो एक मुद्दा है वो भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है और बार बार इन चीज़ों को कहा जा रहा है कि जो भ्रष्ट आचरण है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और जब बाबूलाल मरांडी सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को कही कि आज सिपाही के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी 1.5 लाख लग जाते हैं। तो विपक्ष के लिए भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उधर से भी हाथी उड़ाने की बात याद दिलाई जा रही है कि आप लोग तो हाथी उड़ाते थे और ये बातें जो है वहाँ से निकल कर सामने आ रही हैं। तो ये इस जो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कल बाबूलाल मरांडी कल भी ये बात बोलते नजर आए कि सीएम खुद स्वीकार रहे हैं, सीएम खुद जान रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, जयराम ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। जयराम इस पर शिल्पी नेहा तिर्की से तीखी नोक-झोंक भी हुई। जयराम ने कहा था कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था तब सीओ, बीडीओ और थाना प्रभारी रिश्वत लेने से डरते थे, लेकिन अब खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं। देखिए, ये बात तो है ही कि कभी कहीं सीओ पकड़े जा रहे हैं, कहीं थाना प्रभारी पकड़े जा रहे हैं। राजधानी रांची के थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर खुलेआम रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। तो ये फर्क पड़ा है और जयराम महतो का कहना भी यही था कि हमारा सिस्टम कहाँ जा रहा है कि आदिवासी नक्सली बन रहे हैं, आदिवासियों का नाम है नक्सलियों के तौर पर, और उन्होंने सिस्टम पर सवाल खड़े किए। बाबूलाल मरांडी भी यही कह रहे थे कि भाई सीएम मान रहे हैं कि करप्शन है, भ्रष्टाचार है अंचल में या फिर थाना निचले लेवल पर भ्रष्टाचार है, लेकिन सरकार या सीएम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये भी कहना था बाबूलाल मरांडी की। जयराम जी ने कहा कि जिस तरह से ये राज्य आदिवासियों का है और बड़े बड़े पहाड़ पर्वत सब कुछ आदिवासियों का है, तो ऐसे में जो नक्सलियों की सूची गृह विभाग ने जारी की है उसमें सबसे अधिक नाम अगर है तो वो आदिवासियों का है। हालांकि अन्य जाति के लोग भी हैं उसमें। तो ये आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है, ये जयराम ने कहा है। जब और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। वहाँ पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उन्हें इस पर जो है समझाया भी
कि आप उस डायरेक्शन में न ले जाएं। हालांकि बिल्कुल। बाहर निकलकर जयराम महतो ने अपना स्टैंड भी क्लियर किया है कि उनके कहने का वो इरादा नहीं था, वो भी जो है उस चीज़ का समर्थन नहीं करते, लेकिन उनका कहना था कि भय अगर उनसे था जिसकी वजह से रिश्वत नहीं ली जाती थी, तो वो भय सरकार का अभी क्यों नहीं है। ये बातें जयराम ने बाहर निकलकर मीडिया के सामने जो है कही हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और जो मामला उभर कर सामने निकल कर आ रहा है, वो जब शुरुआत हुई थी तो वो जो पेपर लीक का मामला है, उस पर भी जो है बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, सदन के बाहर भी, सदन के अंदर भी, सभी ने ये सवाल जो है उठाए हैं। तो इस तरह के मुद्दे जब लगातार उठाए जा रहे हैं तो उससे क्या लगता है, विपक्ष की रणनीति क्या है, वो सरकार को अब तक घेरने में कितना कामयाब हुआ है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दे दिया, संबोधन भी दे दिया, और उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंट वे में कहा कि विपक्ष की हर गेंद पर छक्का लगेगा। तो ये छक्का लगाने की बात जो है सीएम हेमंत सोरेन ने कही है, और जो उनका जवाब आया, चूँकि अगर इन 4 कार्य दिवसों की हम बात करते हैं तो ये एक प्रमुख घटना है कि मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया। तो मुख्यमंत्री के जवाब को आप मदन किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने बहुत सारे षड्यंत्र किए जो कामयाब नहीं हुए, और राज्य की जनता का भरोसा फिर से उन्हें मिला, और फिर से पूर्ण बहुमत जो संख्या थी उसमें उनकी कमी हुई विपक्ष की, और हम और मजबूत होकर के मजबूती से वापस हुए। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि उनका मनोबल जो है वो काफ़ी ऊंचा दिखा, और इसी पर उन्होंने कहा कि आप जितने भी बॉल फेंकेंगे हर बॉल पर हम सिक्सर लगाएंगे, अभी देखते जाइए रन कितने बनते हैं। जब उदय यही सवाल आपसे भी करेंगे, चूँकि मुख्यमंत्री का जवाब आया और उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास से लबरेज थे मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी बातों को बहुत बल देकर सामने रखा, और बाद में विपक्ष वॉकआउट भी कर गया, और उन्होंने कहा कि इस बात का अंदेशा उन्हें पहले से ही था, और उन्होंने कई चीज़ों पर जो है चर्चा की। तो मुख्यमंत्री के बयान को, जो कि धन्यवाद प्रस्ताव पर आया राज्यपाल के अभिभाषण पर, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री ने तमाम बातों को, उनका बॉडी लैंग्वेज देखा जाए, कॉन्फिडेंस उनका बोल रहा था कि दूसरी बार जो सत्ता में आए हैं और अभी 5 साल सरकार चलानी है, ये चीज़ दिखाई दे रहा था। मैया सम्मान को लेकर भी उन्होंने बातें रखी। भाई, बीजेपी के कई स्टेट्स का उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि भाई वहाँ तो आप इससे भी कम दे रहे हैं जितना हम दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि कई जगह बीजेपी ने स्टार्ट नहीं किया है जी। उन्होंने हरियाणा की बात की, दिल्ली की बात की, तो उन्होंने कहा कि कई जगह आपने कहा था लेकिन अभी तक आपने शुरुआत नहीं की, और उसके बाद बीजेपी स्टेट में जो मैया सम्मान के लिए जो राशि दी जा रही है उसकी भी चर्चा की, जैसा कि आपने कहा। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने तमाम तथ्यों को सामने रखा, लेकिन वो बुजुर्गों के पेंशन और विधवाओं के पेंशन, इस बात को, इस पर खुलकर बोलते नजर नहीं आए। विपक्ष सवाल इस पर उठाता रहा। हालांकि देखिए, एक बात सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी कही जाती है कि केंद्र की तरफ से भी कुछ पैसे आते हैं, वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो राज्य सरकार का अंश है, जो पेंशन जाना चाहिए, वो मिलना चाहिए था। लेकिन इसमें एक मोटे तौर पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातें रखी है कि जो केंद्र से पैसे मिलते हैं उसमें सिर्फ अब तक उन्हें 600 करोड़ रुपए मिले हैं। ऐसे में राज्य चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो सीधे तौर पर वो स्पष्ट एक एक करके नहीं, बल्कि एक सामूहिक रूप से उन्होंने कहा कि जो चीज़ें अभी रुकी हुई है, जो काम बाधित है, वो पैसों की वजह से है, लेकिन हम एक अच्छे रणनीति के साथ, सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे। ये आश्वासन उन्होंने सदन के माध्यम से राज्य की जनता को दिया। तो इस बार का जो विधानसभा सत्र चल रहा है उस पर हमारे ब्यूरो चीफ मदन और पॉलिटिकल एडिटर उदय ने जो है वो तबसरा की, सारी बातों को आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन एक चीज़ जो देखने में आ रही है इस विधानसभा सत्र में, दोनों ही पक्ष अपनी रणनीति के साथ सदन पहुंच रहा है। जब सदन की शुरुआत हो रही थी तो एक अंदेशा था कि हो हंगामा होगा, व्यवधान पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है वो देखने को नहीं मिला है, और सदन जो है वो सुचारू रूप से काम कर रहा है, और दोनों ही अपनी अपनी रणनीति के साथ सदन पहुंच रहे हैं और एक दूसरे को घेरने का कोई भी अवसर जाया नहीं होने दे रहे हैं। अब
3 तारीख को 3 मार्च को जो है वो झारखंड का बजट आने वाला है। सबकी निगाहें उस पर लगी है, हम भी उसकी प्रतीक्षा में हैं। जो कुछ भी बजट आएगा उसकी समीक्षा करने, उसका विश्लेषण करने हम आपके पास जरूर आएंगे। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।